रूबरू करवाते हैं और हिंदुस्तान की एक मारूफ शख्सियत, हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश, जिनका इंतकाल हो गया है और 81 बरस की उम्र में उनने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली है। समाजी कारकुन, मजहबी पेशवा और आर्य समाज के जो अहम शख्सियात है, उनका कल जो है 81 बरस की उम्र में उनकी मौत हुई है। अस्पताल में उन्हें जो लिवर के हवाले से जो उन्हें शिकायतें मौसूल हो रही थी, लिवर के हवाले से लिवर डैमेज, उसके बाद ही उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज चल रहा था और वेंटिलेटर पे थे। तो मुख्तलिफ ऑर्गन फेलियर के हवाले से कल उनका जो इंतकाल हुआ है। स्वामी अग्निवेश जो समाजी कारकुन होने के साथ साथ जो आर्य समाज के हैं, एक बड़े लीडर माने जाते हैं, वो कल इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। और आपको याद होगा कि वो लगातार इस तरह की तकरीब में काफ़ी सरगर्म रहते थे जहां पर अवामी मसाइल पर बातचीत होती थी और लिवर सायरास से मुतासिर थे और मुतअद्दिद अज़ा की नाकामी की वजह से शदीद बीमार पड़ गए और कल ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी, अस्पताल पहुँचाया गया, देर शाम उनने इंतकाल किया और इंतकाल उनका हो गया। और इस बीच आपको बताते चलें कि 81 बरस की उम्र में उनने आखिरी सांस ली। और बंधवा मुक्ति मोर्चा के कायम मकाम सदर स्वामी आर्यवेश ने भी ये बताया कि स्वामी अग्निवेश का जसद खाकी 12 सितंबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उनका जो आखिरी दीदार होगा वो 7 जंतर मंतर मार्ग पर, यानी आज दिन भर यहाँ पर रखा जाएगा और जिन लोगों ने दीदार करना होगा वो यहाँ जाएंगे। और आखिरी रसूमात शाम 4 बजे के करीब गुरुग्राम ज़िले में अग्नि लोक आश्रम में, जहाँ पर पहलपा में अदा की जाएंगी। और इस बीच उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे प्रोग्राम रहे जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बने। शहरियत तरमीमी कानून का मामला हो तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि वो सुर्खियों में रहे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। और इस बीच अब जब उनका इंतकाल हुआ है तो उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, जो वो खुद तकरीब में कहते थे, कुछ अहम हिस्से आपको उनकी एक स्पीच के सुनाएंगे जहाँ पर तकरीब मुसलमानों की तरफ से की गई थी। उन्हें बुलाया गया था क्योंकि जो मजहबी हम आहंगी है या आपसी भाईचारा है उसको फ़रोग देने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की है, हमेशा इस पर जोर दिया है। और बच्चों की जो मजदूरी है उसकी पुरजोर अंदाज में उन्होंने मुखालफत की है। ज़िंदगी भर उनका ये मकसद रहा। उनकी ज़िंदगी के क्या कुछ अहम हिस्से, खासतौर से उन स्पीचेस के जहाँ वो मुख्तलिफ तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी गए, एक छोटा सा कट आपको ज़रा सुनाते हैं। आपने मुझे इस लायक समझा, अपने बीच में बुलाया। मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, सोशल वर्कर। और आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ आया था और उस समय हलपति संगठन अरविंद भाई देसाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। गरीब से गरीब मजदूर, खेत मजदूर, बंधुआ मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, पत्थर खदान मजदूर, उनके बीच में जहाँ भी गुलामगिरी चल रही है, बंधुआ मजदूरी, छोटे छोटे बच्चों से जो गुलामगिरी कराई जाती है हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में जितने गुलाम बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा यदि किसी एक देश में है तो वो हिंदुस्तान, भारत के अंदर हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे खेतों, खलियानों में, खदानों में, घरों में और मजदूरी करते हैं 12-12, 16-16 घंटे, कालीन की बुनाई करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो उनकी आज़ादी के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए लड़ना, उनकी आवाज़ उठाना उन बेजुबानों की, ये मेरी ज़िंदगी का, यही मेरा मजहब है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक दिखाई पड़ रहा हूँ जैसे कोई स्वामी, कोई मजहबी, कोई हिंदू नेता, धार्मिक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन ये दिखाने की चीज़ है, ये असलियत नहीं है। मेरे कपड़े जरूर दिखते हैं इस तरीके से जैसे मैं कोई मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ करने वाला पंडित हूँ, लेकिन मैं कभी मंदिर में जाता नहीं। किसी काले से काले बच्चे को गोरे से गोरे बच्चे के बराबर मौका दे करके देखो, वो गोरों से आगे निकल के दिखाएगा। परमात्मा हम सबको बराबर पैदा करता है, सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, सांस लेने की हवा सबके लिए बराबर है, बरसात की बूंद सबके लिए बराबर है। नमाज पढ़ने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं एक चबूतरे के ऊपर मस्जिद के, तो वहां ना कोई बंदा होता ना बंदा नवाज होता, मान गए आप? ना कोई बंदा होगा ना बंदा नवाज होगा, लेकिन 4 मिनट की मस्जिद की नमाज के लिए आपने सबको बराबर तो खड़ा कर दिया मेरे दोस्त। और नमाज पढ़ने के बाद जब नीचे उतरता है तो शेख और सैयद अपनी कार में बैठकर कोठी में चला जाता है और नाई धोबी तेली अपनी झोपड़ी में चला जाता है। बराबरी वहां पर क्यों खत्म हो जाती है, मैं पूछना चाहता हूं।
ये बराबरी क्यों नहीं होती? आपने मुझे चलिए, बात स्वामी अग्निवेश जिनका इंतकाल हो गया 81 साल की उम्र में, और आज शाम 4 बजे के बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और ये सिलसिला इसी तरीके से दिन भर भी चलेगा और उनके दीदार के लिए भी उनके जसद खाकी को रखा जाएगा। करीब 3 से 4 घंटों तक ये सिलसिला दिन भर चलेगा, लेकिन आज इस पर आगे भी हमारी जरूर नजर रहेगी। बढ़ते हैं आगे, बात जरा आप कांग्रेस के हवाले से करते, क्योंकि बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है और कांग्रेस के लिए झटका की या कांग्रेस के लिए बड़ी तब्दीलियां कह लीजिए, पार्टी की तरफ से कुछ अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। जहां कल शाम देर गए कांग्रेस पार्टी में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। गुलाम नबी आजाद को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी हटाया गया और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। उसके साथ साथ ही प्रियंका गांधी को यूपी इंचार्ज बनाया गया है। सोनिया गांधी, कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने तंजीम में बड़ी तब्दीली करते हुए गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल और मलिक अर्जुन खड़गे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी हटा। ये कल शाम देर गए कांग्रेस के अंदर जो है एक बड़ी तब्दीली अमल में लाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी और अपने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में बड़ी तब्दीली की है। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने तंजीम में ये बड़ी तब्दीली करते हुए गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोहरा और मलिक अर्जुन खड़गे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया है। इनसे जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और कांग्रेस के बड़े रद्दोबदल में 23 लीडरों के हाशिए पर आपको याद होगा कि जो 23 लीडरान की तरफ से गुज़श्ता दिनों पार्टी के बुरी सदर को खत लिखा गया था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम तब्दीलियों की बात हुई थी, उसके बाद इसको एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा और सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार कमेटी में भी आजाद को शामिल नहीं किया गया है। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सिर्फ वर्किंग कमेटी के रुकन होंगे, जबकि इस बीच जितन प्रसाद को मगरबी बंगाल का इंचार्ज बनाया गया। इस फेरबदल में कपिल सिब्बल का कद भी जरूर कहीं ना कहीं कम हुआ। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के तर्जुमाने आला रविंदर शर्मा साहब हैं। बहुत शुक्रिया रविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। पार्टी का एक बड़ा डिसीजन, क्या वाकई में इसको ये माना जाए जो 23 लीडरान की तरफ से खत लिखा गया था उसके बाद उसको मद्देनजर रखते हुए, या जो नाराजगी कुछ लीडरान की तरफ से कहीं ना कहीं चल रही थी उसके बाद पार्टी की तरफ से एक बड़ा रद्दोबदल किया गया, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कुछ इस पर आप वजाहत करेंगे? देखिए, पार्टी के आंतरिक मामलात हैं जी, उसके बारे में ज्यादातर चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना हमें इसकी जानकारी ज्यादा है। ये तो कांग्रेस हाईकमांड के इख्तियारात हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी के दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही सबसे पावरफुल बॉडी कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में है। बाकी सलाहकार कमेटी या बाकी चीजें वो अलग जगह हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कांग्रेस के संविधान के मुताबिक जो अपेक्स बॉडी है वो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सबसे पावरफुल होती है। ये 135 साल के इतिहास में हमेशा आप देख लीजिए। और बाकी यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब तो सारी उम्र में समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पदों पर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। अब काफी पुराने लोग जो हैं वो अब जनरल सेक्रेटरी वो लोग हैं जिनको मुख्तलिफ स्टेटों में भाग दौड़ करनी पड़ती है। जो पार्टी के वेटरन थे उनको अपेक्स कमेटी में रख करके कुछ लोगों को जगह दी गई है। ये रूटीन के फेरबदल हैं, इसको ना तो चिट्ठी के साथ जोड़ना चाहिए, ना वो सबसे अहम आदमी इस वक्त भी कांग्रेस में लीडर ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से जिनको संवैधानिक पद भी है वो गुलाम नबी आजाद साहब हैं और हरदिल अजीज नेता हैं वो पार्टी के पूरे देश के। इसलिए वो ना उन्होंने कई बार खुद भी ये कहा कि मैं बहुत बार जनरल सेक्रेटरी रहा, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे इंचार्ज रहे हैं। इसलिए एक तो कुछ यंगर जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात हुई है और थोड़ी सी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, लेकिन किसी आदमी को बाहर नहीं निकाला गया। अभी आप और देखेंगे शायद जिन लोगों को इन कमेटियों में नहीं किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए ड्राफ्ट किया गया, और ना कपिल सिब्बल साहब, खाड़गे साहब तो बहुत ही आप देखिए कि उनको अभी राज्यसभा में दोबारा भी लिया गया। तो इसलिए इस चीज को इस तरह से इंटरप्रेट करना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं। तो रविंदर जी, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, गुलाम नबी आजाद साहब का इस वक्त मरकज में रहना जरूर एक फर्क डालता था, तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ इससे कोई तब्दीली या इसका कोई इम्पैक्ट मरकज के इस फैसले का, जब मरकज के अंदर बैठकर पार्टी हाईकमान फैसला ले रही हो, तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर इसका कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब देश के लिए इम्पोर्टेंट, देश की कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट, जम्मू कश्मीर के तो हैं ही, वो नेता हैं जम्मू कश्मीर के सबके। और
वो पदों से ऊपर हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अब वो पार्टी वो इतने बेटर हो गए। मेरे ख्याल सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जनरल सेक्रेटरी अगर पार्टी के अंदर कोई थे वो गुलाम नबी आजाद साहब थे, और उनसे भी थोड़ी सीनियर अंबिका सोनी जी हैं। तो सिर्फ आजाद साहब को नहीं, अंबिका सोनी जी ने तो कोई खत नहीं लिखा, उन्होंने तो बहुत पक्ष लिया था कांग्रेस हाईकमांड का, लेकिन उनको भी जनरल सेक्रेटरी पद से हटाया गया, क्योंकि ये पुराने लोग मैं समझता हूँ कि कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं खुद ही कि आप हमें आप बहुत एक्टिव दौड़ भाग से जो है वो फ्री करके आप काम में लगाइए। वो ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स में काम में है, और मुझे लगता है कि ये तमाम इम्पोर्टेंट लोग, किसी आदमी को कांग्रेस पार्टी छोड़ नहीं सकती, ना छोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा जी। सीनियर साहब कांग्रेस के थे और बात कांग्रेस के हवाले से हो रही थी। बड़ी तब्दीलियां जो कांग्रेस पार्टी में आई है, और सोनिया गांधी ने पार्टी के मामलात के लिए जो उनकी मदद के लिए खास कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें ए.के. एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, के.सी. वेणुगोपाल के अलावा मुकुल वासंग और रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ आशा कुमारी की पंजाब से छुट्टी कर दी गई है। हरीश रावत अब पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालेंगे। रणदीप सुरजेवाला जो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है, लेकिन गुलाम नबी आजाद का प्रिंसिपल का नाम इन कमेटियों में कहीं ना कहीं जरूर उसे अलग रखा गया। और सेंट्रल कमेटी इलेक्शन अथॉरिटी में जो बड़ी तब्दीलियां की गई है, इसमें कांग्रेस के बुरी सदर की तरफ से ये जब तंजीम में जो बदलाव की बात सामने आई, तो बड़े लीडरान को जरूर साइडलाइन किया गया। और इसके बाद जो मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है वो इन लीडरान की है, गुलाम नबी आजाद का प्रिंसिपल, और इन सबसे मुशावरत किए बिना कोई भी फैसला पार्टी हाईकमान को नहीं लेना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी आपको बताएं कि जहां पर ये फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है, फिलहाल इन लीडरान की तरफ से किसी तरह का रद्दअमल सामने नहीं आया। हाँ, पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनसे बातचीत की बात जरूर की गई है। कोई मुशावरत होगी तो जरूर उनसे सलाह मशवरा लिया जाएगा। ये थी कांग्रेस के हवाले से जहां बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं अबूरी सदर सोनिया गांधी की जानिब से, जहां कल इस हवाले से तब्दीली लाई गई। अब जरा बात शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। शुमाली कश्मीर से जो डांगरपुरा बारामूला में फोर्सेस की जानिब से दौरान शब एक मिलिटेंट और 2 भलाई वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। डांगरपुरा बारामूला से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर फोर्सेस की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नाके के दौरान एक मिलिटेंट और 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार शुदगान अफराद से जो है उनसे एक पिस्टल और कुछ मैगजीन जो है बरामद किए गए हैं। ये फौज की तरफ से इस हवाले से एक बयान जारी किया गया है कि उनकी जानिब से एक मिलिटेंट और 2 बालाई वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बात करेंगे रवां साल के दौरान कल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने इस हवाले से बयान में कहा है कि तकरीबन जो है रवां साल के दौरान 800 के करीब बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, जहां फोर्सेस की जो कार्रवाई है मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान जो है बालाई वर्करों के साथ साथ जो मिलिटेंटों के कामयाब ऑपरेशन हैं जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, उसकी जानिब से तकरीबन जो है 800 के करीब बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरफ्तार शुदगान बालाई वर्करों या मिलिटेंटों से काफी तादाद में जो है हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। शुमाली कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई 2 बालाई वर्करों और 1 मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया गया, जिनसे एक पिस्तौल और गोलियों के राउंड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इस साल जो डीजीपी का कल का बयान सामने आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके मुताबिक कि 800 से ज्यादा बालाई वर्कर जिन्हें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से गिरफ्तार किया गया, और इनमें जम्मू के कुछ हिस्सों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां उनमें वस्ती जिला बडगाम से भी बताई कि 81 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा इस कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया गया तो देर रात शुमाली कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई जो हुई है, 1 मिलिटेंट और 2 बालाई वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है, और पुलिस के मुताबिक और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में मुतवक्का है। तो ये खबर थी शुमाली कश्मीर के बारामूला से। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया से एक और बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एलजी बनने के बाद कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और इस मुख्तलिफ जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कई अहम फैसले भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर
एलजी मनोज सिन्हा ने जहां 4G इंटरनेट के हवाले से भी कहा कि उस पर भी एक बात की है उन्होंने। उसके साथ साथ ही आयुष्मान भारत स्कीम की तर्ज पर तमाम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का भी ऐलान किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों के जो मुश्किलात है, मसाइल है, उनका अजाला करने के लिए एक सेल भी जो है, शिकायत सेल, उसको कायम किया गया है। और साथ ही साथ जो डिप्टी कमिश्नर है उनको हिदायत जारी किए गए हैं कि जो लोगों के मसाइल और मुश्किलात है, हफ्ते में 5 दिन लोगों के जो मसाइल है वो सुनेंगे, उसके बाद ही उनका अजाला भी किया जाएगा। ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज सिन्हा ने इन बातों का जिक्र किया है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और 2 इंपॉर्टेंट सवाल सैयद तजम्मुल आपकी तरफ से भी पूछे गए, एक मनरेगा मुलाजमीन को लेकर और साथ ही साथ जो वो लोग जो 15,000 के करीब जिनकी तादाद बनती है, एक फैसले के तहत उन्हें गुज़श्ता दिनों डिपार्टमेंट में जम करने की बात हुई तो बहुत सारे लोगों को रोजगार खत्म होने का कहीं ना कहीं या मुस्तकबिल तारीकी में पड़ने का खतरा इस वक्त सता रहा है। एलजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा था, क्या कुछ आपने मुशाहिदा किया? और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया कल, इन तमाम चीजों को, इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उनके मुताबिक जानकारी तो दी गई, लेकिन कितना कामयाब और कितना चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑन ग्राउंड? देखिए आसिफ, जब गवर्नर मनोज सिन्हा की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद जम्मू कश्मीर में उनका जर्नलिस्ट के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन इससे कबल हुआ जम्मू और श्रीनगर में अलग अलग। लेकिन उसके बाद कल जब उन्होंने अपनी प्रेस के जरिए जम्मू कश्मीर में कुछ अहम ऐलान करने थे, लेकिन रोहित कंसल ने जब डाइस पे शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि आज हमारा ये इंटरेक्शन जो है प्रेस और मीडिया के साथ कई एक मुद्दों पर होगा। लेकिन मनोज सिन्हा ने सिटिंग चेयर के बाद, डाइस के बाद खड़े होकर उसी जगह पर गए जहां पर रोहित कंसल ने इस डाइस इंचार्ज का रोल भी अदा किया लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए। इससे ये बात साफ हो रही है कि वो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और ज्यादा कुर्सियों पर बैठने के आदी नहीं है। और पहले उनके जो अल्फाज थे उसमें रोहित कंसल को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आपकी तरफ से जो बात रखी गई ये इंटरेक्शन नहीं है बल्कि चंद अहम ऐलानात हम करने वाले हैं। यानी जिसका गालिबा मतलब यह हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी पोजीशन को ब्यूरोक्रेसी के सामने बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंद अहम ऐलानात किए जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए 5-5 लाख रुपया आम लोगों को मिलने की उम्मीद है। और इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस स्कीम के नाम के बारे में अपनी आराएं पेश करने के लिए कहा, जिस पर जम्मू कश्मीर के अवाम ने ट्विटर हैंडल पर जाकर ग्रीवेंस सेल में अपना नाम भेजना होगा जो इस इंश्योरेंस के लिए हेल्थ कंपनी के लिए किया जाएगा। उसके बाद दूसरा अहम ऐलान, एसपी और डीसी और डिवकॉम आईजीपी ये अपना दफ्तर खुला रखेंगे सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक, इतवार और बुधवार को छोड़कर। उसके बाद ये लोगों से मिलेंगे क्योंकि मनोज सिन्हा के मुताबिक जर्नलिस्ट और ब्यूरोक्रेटों के फीडबैक के मुताबिक मुझे इस वक्त जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ तालमेल की कमी दिख रही है, जिसके लिए इस कोऑर्डिनेशन को स्ट्रांग किया गया। उसके बाद तीसरी अहम बात जो थी, जब बिजली ट्रांसफार्मर गांव देहात में खराब हो जाता है तो चीफ इंजीनियर की ऑफिस के नोटिस तक आते आते इसको टाइम लगता है। अब डिप्टी कमिश्नर इसका निपटारा वहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करेंगे अगर बिजली ट्रांसफार्मर आपका खराब है। उसके बाद गवर्नर मौसूफ ने कहा कि जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप अपनी ग्रीवेंस जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, उसका रिड्रेसल होने से कबल आपको पोर्टल पर उसका जवाब आएगा कि आपकी कंप्लेंट या ग्रीवेंस जो है वो कहां पहुंची है। लेकिन उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आप सवाल पूछेंगे लेकिन इसी ग्रीवेंस सेल के आसपास ही सवाल पूछेंगे। हालांकि उससे कबल 4G इंटरनेट सर्विस का होना लाजमी है अगर आप इस पोर्टल ग्रीवेंस सेल को चलाना, इसके लिए लाजमी है कि आपके पास 4G हो। उसके बाद हमने मनरेगा और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो इंजीनियर एक्सपर्टीज टेक्निकल बड़ी तादाद में जिन्होंने मुश्किल हालात में काम किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़ा खंदा पेशानी से सुना और मुझे यकीन दिलाया कि आपने इस बात को मेरी नोट्स में लाया और मैं आगे इसकी तरफ मामला जो है वो देख लूंगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मामला इंजीनियरों को किस तरह से हल किए जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज थी, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि शायद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेकर बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर से, लेकिन जब उन्होंने वही कहा कि आप मुझे इसी पोर्टल के आसपास सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं उनका जो पोजीशन है, उनका जो रोल है वो फिलहाल
सिर्फ और सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर विकास की ओर होगा। सैयद लेकिन तजम्मुल, एक आप बात हमारे उन्होंने साथ रहिएगा। विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी। सैयद तजम्मुल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसले तो हम सबके सामने हैं, लेकिन जो पोर्टल स्टार्ट किया गया और इस समय जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जहां पर ये देखा जा रहा है कि ऑफिस तक पहुंचना इस सिचुएशन में काफी मुश्किल है, लॉकडाउन या जो इस वक्त पेंडेमिक है, इन सब के बीच में कोई खतरा मोल नहीं लिया जा रहा, लेकिन जो पोर्टल जिसकी शुरुआत की गई एक अच्छा स्टेप जरूर है। ऐसे में बेसिक यहाँ पर नेसेसिटी जो है वो इंटरनेट की है, एक वो ना होना उसकी एश्योरेंस जरूर दी गई है एलजी साहब की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसकी जरा वजाहत कीजिएगा। एक बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त इंटरनेट तो अपनी जगह, लेकिन वेब पोर्टल्स या पोर्टल्स का इस्तेमाल करने के लिए अवेयर नहीं है। दफ्तरों तक तो जरूर चक्कर काटे जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भेजना, स्टेटस रिपोर्ट चेक करना, काम कहां तक पहुंचना, क्या ये पॉसिबल है इतना उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में, जहां पर सबसे ज्यादा कठिनाइयां इस वक्त है लोगों के लिए? देखिए आसिफ, कोई चीज शुरू होती है तो उसे वक्त लगता है पटरी पर चढ़ने के लिए। और अगर हम कहें कि बाकी जगह पर इंटरनेट नहीं है या ऐसी सेवाएं नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को कैसे हालात थे और उस वक्त सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कहीं ना कहीं अब हम इन ग्रीवेंसेस सेल या पोर्टल की बात करेंगे तो उसका लाभ जरूर लोगों को मिलेगा। लेकिन साथ साथ आसिफ, आपको मैं ये भी बता दूं कि कितनी लंबी बात है। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें, 2002 में जब मुफ्ती सैयद और उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी ग्रीवेंस सेल जो है वो रहते थे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी चलते थे। उसके बाद फिर दोबारा बीजेपी और पीडीपी की सरकार आई, तब भी ग्रीवेंस सेल चलते थे। लेकिन उन पर मॉनिटरिंग करना बड़ा जरूरी है। एक पार्ट अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। जब मॉनिटरिंग अच्छी होगी तो उसके आउटकम्स भी अच्छे आएंगे। अगर मॉनिटरिंग अच्छी नहीं होगी तो आसिफ ये फिर वो वैसे पुराने जो ग्रीवेंसेस सेल है वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन विनोद जी, अब चूंकि मॉनिटरिंग की बात हुई है, अच्छी चीज है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड फेज हमने जून 2019 में, नवंबर 2019 में सेकंड फेज देखा, उसमें जो आधे अधूरे काम है, जो वायदे किए गए, काफी जगहों पे आज भी लोग थर्ड फेज जब स्टार्ट होने जा रहा तो शिकायतें कर रहे हैं। क्या उनकी मॉनिटरिंग कोई करेगा? वो भी एक जिम्मेदारी बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा। फर्स्ट और सेकंड फेज में जो काम आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें कंसेंट दी थी अधिकारियों ने, जो पहुंचे वो ये काम करवाए जाएंगे, वो कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए वहाँ उनमें निराशा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब डिस्ट्रिक्ट कठुआ का दौरा कर रहे थे एलजी मनोज सिन्हा, तो उस दौरान काफी सारे पंच सरपंच जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र उनके साथ किया था और उन्होंने वहां पर डिप्टी कमिश्नर से कहा था कि हर एक पंचायत के, यानी बैक टू विलेज 3 जाने से पहले जो पंचायत के 2 काम है, एटलीस्ट उन कामों को मुकम्मल किया जाना चाहिए। हालांकि निराशा तो लोगों में है, लेकिन हो सकता है कि बैक टू विलेज 3 में जो फैसले लिए जाए उसको पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ रहने के लिए। जम्मू से आप हमारे साथ थे और इस बीच सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ हैं। ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के फैसलों की हो रही थी, जहां पर जेके हेल्थ स्कीम जिसको लॉन्च किया गया, और स्कीम को लॉन्च करने का मकसद, इसकी शुरुआत जो इससे पहले आपको याद होगा कि जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत स्कीम थी, 5 लाख से ज्यादा लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी, जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज मुल्क की किसी भी बड़े अस्पताल से करा सकते थे। लेकिन एक बड़ी आबादी, 70 लाख से ज्यादा लोग जो इसका फायदा नहीं उठा पाए थे, उनको इस दायरे में लाने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जेके हेल्थ स्कीम कितना कामयाब होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी बड़ी बात, अब मकामी सतह पर ही तमाम मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश है। इसके लिए जेके आईग्राम नामी एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। पहले आप चीफ सेक्रेटरीज तक, सेक्रेटरीज तक, सीनियर ऑफिसर्स तक अपनी बात लेकर जाते थे और कई दिनों तक फाइलें जो थी, बिल्कुल सरकारी दफातर के अंदर फाइलें धूल चाटती थी। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, ज्यादा अख्तियारात, मकामी सतह पर वो मुश्किलें सुनेंगे और वहीं पर उनका अजाला करने की कोशिश होगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा फैसला। और आप वेब के जरिए, मेल के जरिए, खत के जरिए या फिर ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और 280 से ज्यादा पहले फेज के तहत रियासी, श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं या दफातर हैं, वहां पर इस वक्त 280 से ज्यादा काम उनमें होगा। और 1500 से ज्यादा महकमे, जो कल खुद स्पेशल सेक्रेटरी सिमरनदीप की तरफ से कहा गया
कि ये 1500 से ज्यादा जो ऑफिसेज हैं वो काम करेंगे। और बड़ी चीज, आपकी फाइल कहां तक पहुंची, स्टेटस रिपोर्ट क्या है, किस ऑफिसर के पास थी, कितना काम हुआ है, और 15 दिनों के अंदर ये तमाम चीजें आपको जवाब मिलेगा। अब जवाब मिलेगा या नहीं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। साथ ही साथ कल इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हफ्ते में 5 रोज जो है डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी गई है कि वो लोगों के साथ मिलेंगे, जिन लोगों की शिकायत होगी, अपने अपने इलाकों के जो भी मसाइल या मुश्किलात होंगे वो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नरों से मिलेंगे। उनको बाकायदा तौर पर हिदायत दी गई कि हफ्ते में 5 रोज उनकी शिकायत सुनेंगे और उनकी शिकायत जो है उन मसाइल का अजाला करने के लिए वो उनकी कोशिश करेंगे। और माना जाता है कि 15 रोज के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर उनके जो मसाइल या मुश्किलात होंगे उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। चलिए यहां छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बड़ी खबर आपको बताएंगे कोविड-19 पर, उसके साथ साथ आपको लद्दाख भी लिए चलेंगे जहां पर इस वक्त एक बार फिर कोविड-19 का कहर देखा जा रहा है। 2 लोगों की मौत भी हुई है और कुछ केसेस आए हैं। छोटे से तिजारती वक्फे के बाद।